हो गया स्टार्ट। इसे काट दिया यार मैंने, वकील साहब जो बोला ये नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगला चैप्टर है आपका, वो है नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अब समझिएगा नेशनल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इस बात को थोड़ा सा सही से समझिए, ठीक है। परिभाषा किताब में पढ़ी होगी कि एक किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है, आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है या जीडीपी कहलाती है। लेकिन अब इसको मैं आपको बेसिक समझाता हूं कि राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट क्या है, राष्ट्रीय आय होती क्या है। देखिए आप जानते हैं कोई भी देश हो, उस देश में जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, यानी किसी भी देश की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। आप कहोगे देश की आर्थिक गतिविधियां होती हैं जी, 3 प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। आर्थिक गतिविधियां होती हैं कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं, यानी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राइमरी जिसमें आप कृषि की बात करते हैं, सेकेंडरी जिसमें आप उद्योग धंधों की बात करते हैं, और तीसरा जिसमें आप किसकी बात करते हैं, सेवा क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। तीसरा सेवा क्षेत्र की बात करते हैं। अब देखिए जब हम बात करते हैं ना राष्ट्रीय आय के बारे में, तो सामान्य सा मतलब तो यह है कि हमारे भारत के अंदर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं वो चाहे प्राइमरी सेक्टर की हो या सेकेंडरी हो या फिर वो आपकी तीसरे प्रकार की हो, ये जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं इनका जो आउटकम है, जो इनका अंतिम रूप से उत्पादन निकल करके आ रहा है, उन सब की वैल्यू को आप जोड़ दें, जो जुड़ करके आएगा उसे आप बोलेंगे राष्ट्रीय आय। अब यहां पर इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल पहली गतिविधि में कृषि आई। अब कृषि में किसान ने अनाज का उत्पादन किया, अब अनाज इसी तरीके से मार्केट में बिक गया और खाया गया, तो वो जो उसकी कॉस्ट है अनाज की, वो कॉस्ट आपकी ऐड हो जाएगी नेशनल इनकम में। लेकिन कुछ अनाज ऐसा होगा जो यहां से दूसरी गतिविधि में चला गया होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे किसी किसान से अनाज को खरीदा लेकिन उसका ब्रेड बनाया गया, तो अगर जीडीपी में आप अनाज का रेट भी जोड़ दो, फिर यहां पर जो ब्रेड बनी उसका रेट भी जोड़ दो, तो ये तो डबल बार जुड़ गया, एक बार अनाज के रूप में एक बार ब्रेड के रूप में। लेकिन यहां पर इस मामले में क्या होगा, जो अनाज यहां से यहां आया उसका रेट नहीं जुड़ेगा। एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं अंतिम वस्तु, यानी किसी चीज से अंतिम वस्तु क्या बन रही है। अनाज ऐसे ही खा लिया तो अनाज अंतिम वस्तु है, अनाज का बिस्किट में प्रयोग हुआ तो बिस्किट अंतिम वस्तु है। तो हमें हमेशा जो रेट लेते हैं हम राष्ट्रीय आय में, वो लेते हैं अंतिम वस्तु का। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए प्राइमरी सेक्टर में जितना उत्पादन हुआ, अंतिम उत्पाद, उनका सबको जोड़ दो। सेकेंडरी में जितने अंतिम उत्पाद बने, अंतिम मतलब फाइनली जो उपयोग में लाए गए, उन सबकी कीमतों को आप काउंट कर लो। और इसी तरीके से तीसरे क्षेत्र में जितना उत्पादन होगा उस सबको आप काउंट कर लो। जो काउंट होकर आता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, राष्ट्रीय आय। सामान्य तौर पर सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की जो आय होती है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखिए इसमें 2 शब्द होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय आय में, एक हम बोलते हैं जी जीडीपी, एक होता है जिसे हम बोलते हैं जीएनपी। दोनों शब्द हैं और दोनों शब्दों से आप रूबरू भी होंगे थोड़े बहुत। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसे कहते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। और इसे क्या बोलते हैं, जीएनपी को सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी यहां पर केवल एक ही बात का अंतर है और वो है आपका एन का और डी का। और इसमें डी का मतलब है डोमेस्टिक और एन का मतलब है नेशनल यानी राष्ट्रीय। बाकी ग्रॉस का मतलब सकल से है और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद से है, यानी सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब मेन बात आती है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूं। ये तीनों प्रकार की आर्थिक गतिविधि भारत में हो रही है, इंडिया में हो रही है, और जो इंडियंस हैं मैं उन्हें ग्रीन डॉट से बना रहा हूं, यानी ये इंडियंस हैं और ये इंडियंस भारत में ये काम कर रहे हैं, दुनिया भर के राज्यों में ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या आप बताइए, क्या भारत में तीनों प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को चलाने वाले लोग केवल इंडियंस ही होंगे क्या? नहीं। आप कहेंगे नहीं,
बल्कि इसमें कुछ ऐसे होंगे जो फॉरेनर्स भी होंगे, यानी वो विदेश वाले भी होंगे, यानी उनके द्वारा भी तो कोई गतिविधि चलाई जा रही होंगी। ना जाने ऐसी कितनी कंपनियां होंगी जिनके ऑनर फॉरेनर्स होंगे, ना जाने भारत में ऐसी कितनी सर्विस देने वाली कंपनियां हैं जो विदेश की हैं। अब क्या करें, जीडीपी में उसको ऐड करें ना करें? आर्थिक गतिविधि भारत में हो रही है, लेकिन ऑनर किधर का है? बाहर का, यानी लोग कहां के हैं? बाहर के। कंपनी कहां की है? बाहर की। तो ध्यान रखिएगा, जब हम बात करते हैं ना सकल घरेलू उत्पाद की, तो यहां घरेलू का तात्पर्य हमारी भौगोलिक सीमा से होता है, भारतीय या अभारतीय से नहीं है। केवल मतलब होता है यहां पर हमारा भौगोलिक सीमा से। भौगोलिक सीमा का मतलब हो गया हमारे देश की जो सीमा है उस सीमा के अंदर किया गया उत्पादन। यानी मैं यहां पर कह सकता हूं कि भारतीय सीमा में किया गया उत्पादन, भारतीय सीमा में किया गया उत्पादन, ये क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है जीडीपी। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो जीडीपी हमारी होती है उस जीडीपी में दोनों की इनकम जुड़ी हुई होती है। दोनों का मतलब किसका हो गया? भारतीयों की। भारत में इनकम होगी या नहीं होगी? भारतीयों की भारत में इनकम का मतलब समझ रहे हो? भारतीय लोग जो भारत में आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं उनका उत्पादन। तो मैं कह सकता हूं भारतीयों का भारत में उत्पादन जुड़ेगा, भारतीयों का भारत में उत्पादन काउंट होगा, उत्पादन। और साथ ही साथ अगली लाइन जोड़िए जल्दी, क्या होगी? आप कहेंगे फॉरेनर्स का, यानी विदेशियों का, विदेशियों का भारत में उत्पादन, उत्पादन। ठीक है भाई लोग, जीडीपी का मतलब आप समझते हैं? जीडीपी का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे तीनों प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन जो होता है उनके मूल्य का योग राष्ट्रीय आय होता है। लेकिन इसमें टाइप हो गए जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी में क्या हो गया? हमें यह नहीं देखना इंडियन है या नहीं है, हमें यह देखना है कि भारतीय सीमा के अंदर काम कर रहा है। भारतीय सीमा केवल यह नहीं है, अंडमान निकोबार भी भारतीय सीमा आएगा या नहीं आएगा? वो भी भारतीय सीमा है। इसके अंदर जितना भी उत्पादन हो रहा है उसे हम कहते हैं जीडीपी। क्लियर हो गई बात? अब अगली चीज है जिसे हम कहते हैं क्या? जीएनपी। अब जीएनपी को समझते हैं। जीएनपी क्या है भाई? जीएनपी तो हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं इधर थोड़ा, और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर, उधर ले जाते हैं, यहां हो जाएगा काम, और ये खाली हो गया। अब समझो जीएनपी क्या है। जीएनपी में लिखा हुआ है यहां पर एन का मतलब किससे है? नेशनल। यहां हमने घरेलू का मतलब किसको दिया था? भौगोलिक सीमा से। यहां पर मतलब है राष्ट्रीय से, यह हमारा राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय। तो यहां पर जो हम वरीयता देते हैं ना, वो हम वरीयता देते हैं राष्ट्रीयता को। राष्ट्रीयता यानी भारतीय लोगों के द्वारा किया गया उत्पादन। लेकिन अब आप मेरे को बताओ, क्या भारतीय लोग केवल भारत में ही उत्पादन कर रहे होंगे? आप कहेंगे जी भारत में तो कर रहे हैं, ये बात तो सही है। मैंने अभी जैसे बताया कि भारत में जितने भी ये ग्रीन उससे हैं, डोरेट से, ये सब भारतीय हैं जो भारत में गतिविधियां चला रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारा शेष विश्व है, क्या आप ये बताइए, क्या उसमें इंडियंस नहीं होंगे? इंडियन डायस्पोरा कितना ज्यादा है? यानी यहां पर इंडियंस नहीं है क्या? यहां भी कम है ना? दुबई, सऊदी, यहां पर गतिविधि नहीं, बहुत सारे भारतीय हैं जो कंपनियां चला रहे हैं बाहर पर, वो वहां पर दूसरे प्रकार की, तीसरे प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं। आप सोचिए, अंबानी है तो अफ्रीका में बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं। तो भारतीय लोग भारत में भी काम कर रहे हैं, भारतीय लोग भारत से बाहर भी काम कर रहे हैं। हम जब इनकी समस्त आर्थिक गतिविधियों को जोड़ देते हैं तो निकल के जो आता है उसे कहते हैं जीएनपी। यानी जीएनपी बराबर क्या होगा? आप कहेंगे जी जीएनपी बराबर होगा, नंबर एक, भारतीयों का भारत में उत्पादन, भारत में उत्पादन प्लस भारतीयों का विदेश में उत्पादन। ठीक है, भारतीयों का विदेश में उत्पादन, विदेश में उत्पादन।
यानी एक सीधी सी बात है, जब मैं कह रहा हूं जीडीपी तो आपके माइंड में आना चाहिए केवल भौगोलिक सीमा, यानी भारतीय सीमा के अंदर भारतीय व विदेशियों के द्वारा की गई आर्थिक गतिविधियों से जो भी वस्तुएं या सेवा निकल करके आती हैं उनके अंतिम मूल्य का योग क्या कहलाता है? आपका जीडीपी कहलाता है। और जीएनपी क्या हो गया? भारतीयों के द्वारा भारत में और भारतीयों के द्वारा भारत से बाहर कुल वस्तु व सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? आपका जीएनपी कहलाता है। अब तुलनात्मक अगर अध्ययन करें दोनों का, तो आप कहेंगे जी देखिए दोनों की तुलना हम करें तो इनमें एक चीज तो कॉमन है, क्या? भारतीयों द्वारा भारत में उत्पादन, यानी जो हरे वाले हैं ये वाले, ये इधर भी जुड़ा हुआ है और इधर भी है, जीएनपी में भी भारतीयों का भारत में उत्पादन है या नहीं? ये तो कॉमन है, ये तो दोनों में ऐड होंगे, यानी जो इंडियंस हैं, इंडिया में रह रहे हैं, इनकी तो दोनों में काउंट होनी है, जीडीपी में भी जीएनपी में भी। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि जीडीपी निकालनी है तो जो विदेशी लोग भारत में उत्पादन कर रहे हैं वो जोड़ दो, और अगर हमें निकालनी है जीएनपी तो इस वाले को हटा के जो भारतीय लोग विदेशों में काम कर रहे हैं वो चीज जोड़ दो। नहीं आ रही बात समझ में? मैं समझाता हूं, थोड़ा समझो। देखो जीडीपी बराबर क्या हो गया? आप कहोगे जी जीडीपी बराबर हो गया, बताओ क्या होती है जीडीपी? भारतीयों द्वारा भारत में उत्पादन प्लस विदेशियों द्वारा भारत में उत्पादन। आवाज आ रही है इधर से, क्या हो गया? नहीं, अच्छा मेरे कान बहुत तेज है, पता तुम्हें? काजू खाता हूं मैं, काजू से कान तेज होते हैं। ठीक है, अगला है जीएनपी बराबर भारतीयों द्वारा भारत में उत्पादन प्लस, बोलो जल्दी, भारतीयों द्वारा विदेशों में उत्पादन। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा मैथ पढ़ाता हूं मैं तुम्हें, पढ़ोगे हल्का सा मैथ? मैं मान लेता हूं भारतीयों द्वारा भारत में किया गया जो उत्पादन है उसे हम मान लेते हैं x, जो भारतीयों द्वारा भारत में उत्पादन हो रहा है। ये अब x नहीं मानते, ये तो हम इसे मान रहे हैं I, इंडियंस, खाली इंडियंस है तो मतलब भारत में किया गया उत्पादन। और ऐसे भारतीय जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनके साथ हम कर देते हैं I और साथ में जोड़ देते हैं F, यानी फॉरेन में है वो। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? और विदेशियों द्वारा भारत में किया गया उत्पादन, यानी विदेशी लोग हैं यानी फॉरेनर्स हैं, इधर लगा देते हैं I। कंफ्यूजन तो नहीं होगा? हो जाएगा? नहीं होगा ना? और भारतीयों द्वारा भारत में किया गया उत्पादन, चूंकि भारतीय है भारत में, वो तो अभी मान चुके हैं, वो मान चुके हैं हम क्या? आय। ये मैंने मान लिया केवल समझाने के लिए, यानी ऐसे भारतीय जो भारत में उत्पादन कर रहे हैं उनके लिए केवल आय, यहां पर भी आय, यहां पर भी आय। ऐसे भारतीय जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनके लिए इंडियंस हैं और फॉरेन में काम कर रहे हैं। ऐसे विदेशी जो भारत में काम कर रहे हैं, फॉरेनर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब मैं कहता हूं जीडीपी बराबर क्या होगा, तब आप कहेंगे जी जीडीपी बराबर होगा आय, यानी भारतीयों के द्वारा भारत में किया गया उत्पादन। नंबर 2, ऐसे विदेशी जो कहां काम कर रहे हैं? इंडिया में काम कर रहे हैं। और मैं कहूंगा जीएनपी क्या होगी, तो आप कहेंगे जीएनपी बराबर होगा सिंपल सी, ऐसे भारतीय जो भारत में काम कर रहे हैं प्लस ऐसे भारतीय जो विदेशों में काम कर रहे हैं, यानी ये, यही तो है। क्लियर है? अच्छा, अब ये बात क्लियर हो गई, अंतर केवल किसका है? इसका। बाकी तो सेम पोर्शन है, बाकी अंतर केवल किसका है? इसका। इसका मतलब FI का मतलब है विदेशी लोग जो इंडिया में काम कर रहे हैं, और IF का क्या मतलब है? ठीक है, अब मैं आपको एक प्रश्न दे देता हूं। वो प्रश्न क्या दे रहा हूं? वो प्रश्न ये है, मान लो I की वैल्यू है 100 रुपए
और IFI की वैल्यू है 40 रुपए और IF की वैल्यू है 50 रुपए। मैंने केवल लिख दिया है 50 रुपए, ना कह के आप कुछ 50 मान लो, ठीक है, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं। करोड़ मान लो, कुछ भी मान लो। I मतलब भारतीय द्वारा भारत में किया गया उत्पादन, FI विदेशी द्वारा भारत में किया गया उत्पादन, IF इंडिया द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन। अब मैं कह रहा हूं निकालो जी जीडीपी कितनी होगी, तो आप कहेंगे जीडीपी बराबर होगा I की वैल्यू 100 प्लस FI की वैल्यू 40 बराबर कितना हो गया 140। ठीक है भाई, इधर निकालिए कितना हुआ जीएनपी। I की वैल्यू 100 प्लस IF की वैल्यू 50, यानी जीएनपी कितना हो गया 150। क्लियर है, निकल के आ गया। इसमें से क्या चीज बड़ी है? आप कहोगे जीएनपी ज्यादा आई है और जीडीपी कम आई है। क्यों आई है? आप कहोगे जी ये इसलिए आई है कि देखिए आई यहां सेम है, लेकिन अब डिपेंड करता है इनमें से कौन सा बड़ा है। अगर भारतीय लोग विदेशों में ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो जीएनपी ज्यादा आएगी, और अगर विदेशी लोग भारत में पैसा ज्यादा कमा रहे हैं तो जीडीपी ज्यादा आएगी। जो जितना ज्यादा कमा रहा होगा उतना ही अंतर इनका आ जाएगा। गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर विदेशी लोग इंडिया में 40 रुपए कमा रहे हैं, यानी उत्पादन कर रहे हैं, और इंडियंस विदेशों में उत्पादन कर रहे हैं 50 रुपए का, यानी कितने रुपए का अंतर आ गया 10 रुपए का। तो सिंपल सी बात है, चूंकि ये 10 रुपए ज्यादा है इसलिए जीडीपी से 10 रुपए ज्यादा क्या हो जाएगी, जीएनपी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा सा एक काम कर लो कि जीडीपी से जीएनपी ज्यादा होगी कितनी? आप कहोगे जीएनपी से जीएनपी जो है वो जीडीपी से ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा होगी, इसमें कितना जोड़ दें? आप कहोगे इन दोनों का अंतर जोड़ दो। जैसे 40 और 50 का अंतर क्या आया 10, यहां पे देखो ना 140 है, 10 ही तो है, वो जितना ज्यादा है वो जोड़ दो। यानी मैं क्या करूं, जीएनपी बराबर जीडीपी और ब्रैकेट में अंतर कर दूं। किसका अंतर? आप कह दो IF माइनस FI। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे इंडियंस द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन और FI विदेशों द्वारा भारत में किया गया उत्पादन। तो जब भी आप किसी चीज को माइनस करते हो ना, तो वो हो जाता है एक तरीके से, उसे हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल नेट इनकम। यानी वहां के लोग यहां पर उत्पादन कर रहे हैं 40, यहां के वहां कर रहे हैं कितना 50, अंतर कर दो, 40 तो कट गया, कितना बचा 10, जीडीपी में 10 जोड़ दो, जीएनपी आ जाएगी। मतलब जीडीपी में आप जो अंतर निकल के आ रहा है वो जोड़ दो। लेकिन आप कहेंगे सर मान लो उल्टा हो जाए, तो उल्टा क्या? आप ये कहें कि उल्टा हो जाए, ये वाली चीज कम हो जाए, ये वाली चीज ज्यादा हो जाए। मैं कहूं कोई दिक्कत नहीं है, मान लो उल्टा कर लो, चेंज हो जाए, तो ये -10 आ जाएगा। यानी फिर जीएनपी जीडीपी से ज्यादा नहीं होगी, कम हो जाएगी 10 रुपए। नहीं समझ में आया? अगर विदेशी लोग भारत में उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं तो मेरे भाई, विदेशी लोग भारत में उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं भारत में, तो जीडीपी ज्यादा होगी, और भारतीय लोग विदेशों में उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं तो क्या ज्यादा होगी? तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। यहां पर इसका मतलब आप समझ रहे हैं, शुद्ध का मतलब हमने माइनस कर दिया, यानी हमने क्या कर दिया, IF माइनस FI, शुद्ध लिख दिया ना, शुद्ध यानी माइनस करके जितनी आ रही है, वो चाहे माइनस में आए प्लस में आए हमें नहीं पता। यानी इसे बोलेंगे हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का मतलब नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NIFA। यानी अगर हम जीडीपी में ये जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, जीएनपी मिल जाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब है आप अंतर कर दो,
यहां के लोगों द्वारा विदेशों में की गई इनकम, विदेशों द्वारा यहां की गई इनकम, उनका आप अंतर कर दो, और जो अंतर आए वो माइनस में आए या प्लस में, फर्क नहीं पड़ता। अगर माइनस में आया -10 तो जीएनपी कम हो जाएगी, और आया +10 तो जीएनपी जीडीपी से ज्यादा हो जाएगी। कितने लोग हैं जिन्हें ये बात अभी तक दिमाग में नहीं पहुंची जो मैंने अभी तक समझाई है? उससे आसान तरीके से कोई नहीं समझा सकता जीडीपी और जीएनपी, जहां तक मेरे को लगता है, जितनी मैंने कोशिश करी है। आई या नहीं आई समझ में? कोई ऐसा ही से नहीं आई समझ में, हाथ खड़ा करो। चलो ये ना समझो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएगी समझ में, आ गई तो अच्छी बात है। ये तो समझ में आ गया होगा जीडीपी क्या होती है? भारतीयों के द्वारा भारत में किया गया उत्पादन, भारतीयों के द्वारा भारत में किया गया उत्पादन और विदेशियों के द्वारा भारत में किया गया उत्पादन। और जीएनपी भारतीयों के द्वारा भारत में किया गया उत्पादन और भारतीयों के द्वारा। इतना तो क्लियर है? ठीक है भाई। अब आपको दो चीजें समझ में आ गई हैं। एक आ गई है समझ में जीडीपी क्या होती है, और एक समझ में आ गया जीएनपी क्या होती है। ठीक है, चलिए अब जीडीपी का मतलब आप समझ गए और जीएनपी का मतलब समझ गए। और मान लो आपके सामने वैल्यू आ गई कि जीडीपी आपके देश की निकल करके आ गई। हम मानने के लिए केवल समझ रहे हैं, मानने के लिए हमने कह दिया कितनी आ गई जी, 900 करोड़ आ गई। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं केवल। और हमारे देश की जो जीएनपी आई वो आ गई 1000 करोड़, ऐसे मान लो। मैं कहूंगा बताइए इस 1000 करोड़ में क्या क्या जुड़ा हुआ होगा? आप कहेंगे सर किसानों के द्वारा किया गया उत्पादन, उद्योगपतियों के द्वारा किया गया उत्पादन, ठीक है, और सेवा कंपनियों के द्वारा किया गया उत्पादन, और भारतीयों के द्वारा विदेशों में किया गया उत्पादन, और आप जो पढ़ा रहे हैं आपके द्वारा किया गया उत्पादन। जुड़ा होगा या नहीं जुड़ा होगा? जुड़ा होगा। मान लो इसमें मेरे द्वारा किया गया उत्पादन, हमेशा जीएनपी जीडीपी एक वर्ष की निकलती है। मान लो इसमें मेरे द्वारा किया गया उत्पादन जो जुड़ा हुआ है वो मान रहा हूं 1 लाख जुड़ा हुआ है। 1 लाख, ये 1 लाख जुड़ गया, यानी मेरी नेट जो इनकम है जो आया निकल के वो कितना आ गया? 1 लाख। लेकिन आप ये बात बताइए, मैंने जो 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए जो मैंने कमाए हैं, क्या इस एक वर्ष में मैं जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहा हूं, माइक का, जिन चीजों का, फर्नीचर का, क्या इसमें कोई घिसावट नहीं आई होगी? घिसावट का मतलब ये समझिए, ऐसे नहीं घिस गए। घिसावट का मतलब है एक वैल्यू कम नहीं हुई होगी इनकी। भाई मैंने सब चीजें एक बार खरीद ली, मान लिया एक बार खरीद ली, एक बार मैंने खरीद के फिर वो कवर कर लिया। अब मैं हर साल कमा रहा हूं मान लो 1 लाख रुपए, लेकिन आप कहें जी आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, तो मैं कहूंगा ये बात पूरी सही नहीं है। रीजन क्यों है? मैं 1 लाख अगर कमा रहा हूं तो लगभग 5-10%, 5-6% मेरी मशीनें भी तो घिस रही होंगी। जो माइक है ये हर साल इसकी घिसावट हो रही होगी, और मान लो कि 5% हो रही है, 10% घिसावट हो रही है। 10% घिसावट होगी तो मतलब 10 साल में पूरा खत्म हो जाएगा, होगा या नहीं? तो मान लो इसकी कीमत अगर 10,000 रुपए है और ये 10% घिस रहा है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू में 1,000 रुपए की घिसावट हो रही है। तो हमारी जो निकल करके आती है जीएनपी या जीडीपी, इसे आप वास्तविक तौर पे प्योर जीडीपी या जीएनपी मत मानिए। आप ये सोचिए कि सर इसमें लोगों की घिसावट भी तो होगी। अब किसान है, उसके खेत में ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, वो ताउमर थोड़ी रहेगा 1000 साल तक। 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, कबाड़ में बिक जाएगा। 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, तो उसकी इनकम में से कुछ कम होना चाहिए। यानी ये जो है ना, इसे आप इतना मत दिखाओ, इसमें से कुछ कम कर लो, 5%, 6% कुछ कम कर लो, यानी कुछ घिसावट इसमें से कम हो जाए, तब दिल को संतुष्टि मिलेगी। मान लो 7% घिसावट कम से कम कर दो, 7% वैल्यू घटा दो इसकी, तो इसमें से हमने 7% कम कर दिया, तो 60% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 930 करोड़। ऐसे ही मान लो 7% इसमें से कम कर दो आप, घिसावट डी से दिखाते हैं घिसावट को। तो ये हमने मान लो, ये मैं कह रहा हूं केवल 7% कम नहीं होती, मैं केवल बोल रहा हूं। तो इसमें से कम करोगे तो कितना हो गया? 837। अब निकाल लो, 7% निकल रहा, सही है ना? हाँ, 900, ये 837 आ गया। तो ये क्या है? 900 करोड़, ये है जीडीपी। जीएनपी कितनी है? 1000 करोड़।
तो ये 837 जो घिसावट को घटाने के बाद आया, ये क्या है? इसे तो आप बिल्कुल बोलोगे नेट, ये तो शुद्ध है क्योंकि इसमें घिसावट घट गई। तो इसे हम बोलेंगे एनडीपी। एनडीपी का मतलब, यहां पर जी का मतलब है ग्रॉस, सकल, ग्रॉस, ग्रॉस मार्जिन जिसे हम बोलते हैं, ग्रॉस मार्जिन। ये पूरा मार्जिन दिखा रहा है, तो ग्रॉस का मतलब सकल से हो गया, तो ग्रॉस। ठीक है, आप ग्रॉस शब्द का इस्तेमाल कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आप ग्रॉस समझ को समझिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए एक कोई टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है, वो टूथपेस्ट बनाने में जो उसका खर्च वगैरह आता है वो आता है 30 रुपए का। मार्केट में बेचती है 100 रुपए की। बनाने का खर्च 30 रुपए, बेचने का खर्च मतलब बेच रहा जो 100 रुपए, तो इसका ग्रोस मार्जिन कितना हुआ? 70 रुपए। 70% ग्रोस मार्जिन, इसे बोलते हैं ग्रोस मार्जिन। आपका प्रोडक्ट कितने का तैयार हुआ और आपने उसे कितने में, ये होता है ग्रोस मार्जिन। लेकिन मैं कहूं क्या बताइए, ग्रोस मार्जिन उस कंपनी की रियल इनकम है? आप कहेंगे नहीं जी, 70% कैसे हो जाएगी? इसके अलावा जब वो कस्टमर को लेके आते हैं उसके लिए विज्ञापन का काम करते होंगे, कुछ गाड़ियां घूम, मतलब और सब चीजें भी तो हो रही होंगी, ब्रांड बनाने के लिए सब काम हो रहा है। 70 में कुछ चीजें, वो सब चीजों पे खर्च होता होगा, मशीनों की घिसावट हो रही है, वो सब कुछ हो रहा है। हमने लागत पहले ही घटा दी 30 रुपए, लेकिन लागत के अलावा जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं वो भी तो होता होगा। जब आप उसे घटाएंगे ना तब निकल करके आएगा नेट मार्जिन। तो ये जो था ना, ये ग्रोस था, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट था, लेकिन जब आपने इसमें से डी घटा दिया ना तब ये निकल के आया नेट नेशनल प्रोडक्ट। सेम ऐसे ही जीडीपी में से डी घटा दिया तो निकल के आया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपके सामने 3-4 चीज लिख रहा हूं। एक पढ़ाया मैंने आपको जीडीपी, और अगर जीडीपी समझ में आ गया तो आप जानते हैं, आपको समझ में आ जाएगा एनडीपी क्या होता है। एक पढ़ाया मैंने आपको जीएनपी, ये समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा एनएनपी क्या होता है। जीडीपी से अगर एनडीपी निकालनी हो तो सीधा तरीका है माइनस डी कर दो, यही है। जीएनपी से एनएनपी निकालनी हो तो माइनस डी कर दो, और अगर जीडीपी से जीएनपी बनानी हो तो प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कर दो, प्लस शुद्ध आय। समझ रहे हैं नहीं? मैंने अभी बताया था आपको, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। यानी इसका मतलब समझ रहे हैं? शुद्ध आय का मतलब ऐसे समझाता हूं तब समझ में आएगा, आई एफ माइनस एफ आई। ये मैंने बनाया है, ये मत ढूंढना किसी किताब में मिल जाए तुम्हें, ये मैंने आपको समझाने के लिए मैंने उस तरीके से समझाया है। तो समझ में आ गया? चारों में अंतर स्पष्ट कर दोगे क्या क्या होते हैं। ये जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, और एनडीपी क्या होती है। आपको सीधा समझना है। जी का मतलब होता है सकल यानी ग्रॉस। अगर इसे आपको नेट में कन्वर्ट करना है तो आपको माइनस डी करना पड़ेगा। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक यानी भौगोलिक सीमा, और इस एन का मतलब होता है नेशनल। अगर इस डी को डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो आपको आई एफ माइनस एफ आई का जो अंतर होगा वो आपको जोड़ना पड़ेगा जीडीपी में, तब आपकी जीएनपी बन जाएगी। अभी बोलो इतने लोग समझ में आई जो बात मैंने बताई या नहीं? ऊपर से जा रही है? नहीं आ रही है ना, मतलब आसान है, इजी है। बाकी तो मैं खड़ा ही हूं सामने, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब देखो आपको समझ में आ गई कि राष्ट्रीय आय कितने प्रकार की होती है। तो आप कहेंगे जी राष्ट्रीय आय होती है 4 प्रकार की। ठीक है, 4 प्रकार की कैसे होती? तो मुख्यतः 2 प्रकार की है। एक जीडीपी होती है, एक जीएनपी होती है। लेकिन हम इसे भी 2 भागों में बांट देते हैं, यानी इसी से एक भाग अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनडीपी, और इसी से एक भाग अलग हो गया और वो क्या बन गया आपका? एनएनपी। ये निकला कैसे? इसमें से डी घटा दिया और इसमें से डी घटा दिया। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा,
वो प्रश्न ये होगा कि सर हम जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं या विदेशी लोग हैं, वो जितना उत्पादन कर रहे हैं तो उन्हें राष्ट्रीय आय का आकलन होता होगा, तो उस आकलन में हमें वस्तु की कीमत जोड़नी पड़ती होगी ना, कीमत जोड़नी पड़ती होगी ना। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ने कंप्यूटर बना के बेचा, तो उसका उत्पादन आप कंप्यूटर की कीमत जोड़ोगे ना, किसी ने कुछ और बनाया उसकी कीमत जोड़ोगे। यानी ये तो हमें समझ में आ गया कि ये निकाला जाता है, लेकिन जो गणना होती है उन गणना में कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, तो हम कहेंगे जी पहली चीज वस्तु के दाम, यानी वस्तु की कीमत जोड़नी पड़ेगी ना हमें, बताओ जोड़नी पड़ेगी या नहीं, कीमत। अब यार वस्तु की कीमत में एक लफड़ा आ गया, क्या? वस्तु की कीमत तो दो होती है, एक होती है लागत वाली, जितने में वो लागत आई है, इसे कहते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत इसे वैसे कह सकते हैं हम लोग, कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट, यानी उस वस्तु को बनाने में कितनी लागत आई है। और दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं बाजार कीमत, बाजार वाली कीमत, इसे बोलते हैं हम लोग मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यानी वो किस रेट में बाजार में उपलब्ध है। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है ना? दो कीमतें होती। अब लेकिन यहां पे दो लफड़े हैं। वो क्या लफड़े हैं? वो लफड़े ये हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसको मैं थोड़ा समझाता हूं। देखिए कोई अगर वस्तु होती है ना, उस वस्तु की एक लागत होती है, एक लागत होती है, उस लागत को हम कहते हैं कारक लागत। ये वो है जिस पे कोई भी कंपनी अब उसे बेचना चाह रही है कि भाई हमारी ये लागत आ गई, इस पे ये हमारा, अब इसे हम बेचेंगे। लेकिन जैसे ही कारक लागत से ये वस्तु बिकने के लिए जाती है तो इस पे आ जाती है सरकार, अपने कर लगा देती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है। अप्रत्यक्ष कर सरकार लगा देगी, और जब अप्रत्यक्ष कर सरकार लगा देगी तो ये महंगी हो जाएगी, और फिर कर लगने के बाद ये बाजार में बिकेगी, और तब कहीं जाकर के क्या बनती है आपकी बाजार कीमत बनती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स वस्तु है, उसकी कीमत कंपनी ने लागत आई 100 रुपए, उसने कहा हमारा सब कुछ लगा के, पूरा सब कुछ लगा के 100 रुपए आ गया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसे जा रहे हैं बेचने के लिए, तो हुआ क्या, इसमें 20 रुपए का सरकार ने क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया। तो अब ये बाजार में कितने की पहुंचेगी, 120। तो मैं आपसे कहूं बाजार कीमत में और फैक्टर कॉस्ट में क्या अंतर होता है, तब आप कहेंगे कि सर सीधा सीधा सा अंतर है कि कारक लागत और बाजार कीमत के बीच में अप्रत्यक्ष कर जो है वो जुड़े हुए होते हैं। लेकिन मान लो आप कह रहे हैं सर चलो अप्रत्यक्ष कर है, तो हमने आपकी बात को समझ लिया, और मान लो सरकार इस पे सब्सिडी दे रही हो, तब क्या होना है, यानी सरकार सब्सिडी दे रही है मान लो इस पे 50 रुपए की, तब बताओ तब क्या रेट बनेगा। तो मैं कहूंगा देखो वस्तु कितने की है, 100 रुपए की है, इस पे टैक्स लग गया कितने रुपए, 20 रुपए। चूंकि सरकार 50 रुपए सब्सिडी दे रही है, कह रही है, कंपनी से कह रही है कि तुम 50 रुपए हमारी तरफ से क्या करो, कम कर दो, हम देंगे वो तुम्हें 50 रुपए, तुम इसे कम में बेचो, हमें लोगों को देना है, ये सस्ते में देना है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे जी, 50 रुपए यहां से माइनस कर देंगे, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, और 50 माइनस हो जाएगा तो कितने रुपए की हो गई, कितने की हो गई, 70। यानी बाजार कीमत जो निकल करके आती है किसी भी वस्तु की, वो दो चीजों पे निर्भर करती है। एक, उस वस्तु पे सरकार ने कोई टैक्स लगाया, दूसरा क्या उस वस्तु पर सरकार कोई सब्सिडी दे रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूरिया का कट्टा आपको बाजार में सस्ता मिल रहा है, क्यों मिल रहा है पता है, सस्ता, मार्केट प्राइस सस्ता है उसका, आप बाजार से लेने जाते हो सस्ता मिलता है, लेकिन कंपनी की कारक लागत फैक्टर कॉस्ट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट में यूरिया का कितने का चल रहा है, कितना, 300, 270, 280, 300 मान लेते हैं, मान लीजिए 300 रुपए का चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं इसे बनाने में जो खर्च आई होगी वो आया होगा कितना, 500। कोई है क्या, अच्छा ठीक है, ये
आई कितना आपका 500 यूरिया का खाद का गट्टा बनाने में। सरकार ने कहा जी हम टैक्स नहीं ले रहे, यूरिया पे हम टैक्स नहीं ले रहे, या मान लो ले लिया, मान लेते हैं कि उन्होंने कहा 50 रुपए हम टैक्स के लेंगे, तो इसमें 50 रुपए हमें जोड़ने पड़ेंगे। अब मार्केट में मार्केट प्राइस क्या होगा 550, लेकिन सरकार ने कहा किसान नहीं खरीद पाएंगे, गरीब हैं बेचारे। सरकार ने कहा तुम एक काम करो, इस पर हमारी साइड से तुम 250 रुपए की सब्सिडी डाल दो 50% की, और अब बेचो इसे मार्केट में। तो कंपनी कितने की बेचेगी? 50 जुड़ गया 550, 250 माइनस हो गया तो कितना हो गया? कितना? 300। तो मार्केट प्राइस कितना आ गया? 300 आ गया। तो अब ये मार्केट में कितने का बिकेगा? 300 का। जैसे आप लोग खरीद रहे हो, आप खरीद रहे हो 300 का, लेकिन वो 300 कैसे हुआ है आपको नहीं पता है, उसमें सरकार ने इस कंपनी को सब्सिडी दे रखी है। तो मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में ये कुछ बेसिक से अंतर होते हैं जो शायद तौर पे आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि अगर आपको बाजार कीमत से प्राप्त करना है ये कारक लागत, तो आप कैसे प्राप्त करोगे? तो आप कहोगे देखो जैसे जैसे हमने घटाया और जोड़ा था वैसे ही वैसे उल्टा कर दो। 300 में क्या घटा दो? टैक्स वाले 50 रुपए घटा दो, क्योंकि वो हमने वहां पे जोड़े थे। और क्या जोड़ दो? सब्सिडी वाले 250 रुपए जोड़ दो। यानी ऐसा निकालोगे तो 250, 250 कितना आ गया? 500। यानी इससे अगर ये प्राप्त करना है तो इसमें से ये घटा दो और ये जोड़ दो। और अगर बाजार कीमत में ये वाली कारक लागत प्राप्त करनी है तो उल्टा तरीका है करने का। कर लोगे ना ये तो? यानी मैं अगर दो फॉर्मूले आपके सामने लिख दूं तो दिक्कत तो नहीं होगी क्या? इधर देखो, मैं लिख रहा हूं कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस क्या? सब्सिडी बराबर बाजार कीमत। ठीक है, अब मैं उल्टा कर रहा हूं। क्या? बाजार कीमत माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, कुछ से ये भी नहीं होगा शायद, बराबर कारक लागत। ये बताओ ये हो जाएगा या नहीं होगा आप लोगों से? सीधी सी बात है, कारक लागत को इधर छोड़ दिया हमने और बाजार इसको इधर लिया, इसको इधर ले गए। यानी ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कारक लागत बराबर होता है जो बाजार कीमत है। इसको फॉर्मूले को आपको ऐसे करना चाहिए। ये बस केवल आपको याद रखना है कि कारक लागत फैक्टर कॉस्ट किसी भी वस्तु की जो निकलती है वो कब निकलती है? जब उस वस्तु की जो बाजार कीमत है उस कीमत में, बाजार कीमत में आप माइनस कर दो क्या? अप्रत्यक्ष कर, आप उसमें माइनस कर दो और जोड़ दो क्या? सब्सिडी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आएगा आगे मैं भी जब चलूंगा तो। समय हो गया क्या? अभी तो है, पहले इतना बताओ जी। यानी एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, इनमें से चारों में से आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि भारत की राष्ट्रीय आय किसे माना जाता है? इसको एनएनपी को। लेकिन एनएनपी कौन सी वाली? फैक्टर कॉस्ट वाली, मार्केट प्राइस वाली? फैक्टर कॉस्ट वाली। अभी एक आध दिन दोगे तब ये वाला चैप्टर स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयार होगा। ठीक है, बाकी इसकी मैं आगे इसको कल पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी कल डिस्कस करूंगा। आज इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय।